कराची किसका? तारीख एक ऐसा मौजू है जो अक्सर व बेशतर इबाहम का शिकार रहती है, ख़ास तौर पर कदीम व करोन वस्ता तारीख। शहर कराची की भी तारीख अलग नहीं और काफ़ी इबाहम का शिकार है। तारीख दान और कौम परस्त रहनुमा इसकी तारीख के मुतालिक मुख्तलिफ राय रखते हैं और उन्होंने कराची की तारीख अपनी ही तर्ज से लिखी है। इस हवाले से डेविड हेनरी ट्रूडी लिखते हैं कि जिस स्याही से तारीख लिखी जाती है वो अक्सर व बेशतर तासुब से भरी होती है। तारीख दानों की जानिबदारी के हवाले से साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म विंस्टन चर्चिल कहते हैं कि तारीख सिर्फ उस वक्त मेरे हक में होगी जब मैं खुद तारीख लिखूं। कराची की तारीख को लेकर बलोच और सिंधी दानिश्वर अलग अलग मौक़िफ़ रखते हैं। सिंधी मुहक्किकीन और कौम परस्तों के मुताबिक कराची ज़माने कदीम से सिंध का हिस्सा रहा है, जबकि बलोच दानिश्वर इसे तारीखी तौर पर बलोचिस्तान का हिस्सा समझते हैं और ये दावा करते हैं कि इस शहर को बलोचों ने आबाद किया है। सिंधी दानिश्वर ये तस्लीम करते हैं कि कराची आर्जी वक्त के लिए बलोचिस्तान का हिस्सा रहा है, लेकिन ये कब और कितने वक्त तक बलोचिस्तान का हिस्सा रहा है इस पर उनकी कोई एक राय नहीं है। एक सिंधी लिखारी गुलाम रसूल महर अपनी किताब तारीख सिंध में लिखते हैं कि कराची 1797 में रियासत कल्लात यानी मौजूदा बलूचिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम आया। उनके मुताबिक उस दौर में सिंध में कलोड़ा ख़ानदान की हुकूमत थी, जबकि बलूचिस्तान में अहमद ज़ई ख़ानदान बरसर इक़्तिदार थे और ये दोनों रियासतें मुग़ल सल्तनत के मातहत थे। उस दौरान कलोड़ा हुक्मरान और खान कल्लात के दरमियान जंग हुई, जिसके नतीजे में खान ऑफ कल्लात मीर महराब खान कत्ल हुए और मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर ने बतौर खून बहा कराची बलूचिस्तान को दे दिया। जबकि एक और लिखारी अजीम शान हैदर अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ कराची में लिखते हैं कि 1780 के वक्त तालपुरों ने कलोड़ा हुकूमत के खिलाफ बगावत की। उस बगावत को कुचलने के लिए कलोड़ों ने बलूचिस्तान के हाकिम नूरी नसीर खान से मदद मांगी, जो उन्होंने फराहम की। तालपुरों के साथ जंग में मीर जर्क खान, जो नूरी नसीर खान के करीबी अजीज थे, उनकी मौत हुई, जिसके एवज 1781 में कलोड़ों ने नूरी नसीर खान को कराची बतौर खून बहा दे दिया। वो मजीद लिखते हैं कि 1783 में तालपुरों ने मुकम्मल तौर पर कलोड़ा हुकूमत का खात्मा कर दिया और 1795 में कराची पर हमला करके उसको फिर से सिंध का हिस्सा बना लिया। जबकि एक बलोच लिखारी डॉक्टर N.A. बलोच के मुताबिक कराची शहर को कलमती बलोचों ने आबाद किया था। इस बात की तस्दीक एक सिंधी हिंदू ताजिर सेठ नोमल होत चंद, जिसे अंग्रेज हुक्मरानों ने बानिए कराची के लक़ब से नवाजा था, उन्होंने की है। सेठ नोमल अपनी किताब में लिखते हैं कि जब उनका खानदान 1739 में करक बंदर नामी शहर से कराची तिजारत की गर्ज से आया तो ये 20 से 25 घरानों पर मुश्तमिल इलाका था, जिसकी मकामी आबादी बलोच थी। इस तरह की एक बात अंग्रेज लिखारी जॉन पॉटर ने भी की है कि कराची के असल बाशिंदे बलोच कबाइल पर मुश्तमिल थे। बलोच रहनुमाओं का ये भी दावा है कि कराची का कदीम नाम माही कोलाची था। माही कोलाची एक बलोच खातून थी। उनके मुताबिक इस खातून का बुनियादी ताल्लुक कोलांच से था, जिसकी वजह से उन्हें माही कोलांची कहा जाता था। शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के मुताबिक इस खातून की मकबूलियत की वजह उनकी बहादुरी थी। उनके अफसाने के मुताबिक मगरमच्छ खातून के 4 बेटों को खा गया और उस औरत ने अपने एक अपाहिज बेटे मोरीरों की मदद से मगरमच्छ को मार मार कर अपने बेटों की लाशें मगरमच्छ के पेट से निकाली थीं। कोलाची आज भी एक मशहूर बलोच कबीला है जो डेरा इस्माइल खान में आबाद है। इस कबीले के मुतालिक कहा जाता है कि उनका असल जामा नंद तक कोलांच था। कोलाची के अलावा और भी बलोच कबाइल हैं जिनकी वजह तस्मिया उनका बुनियादी इलाके हैं, जैसा कि बुलेदी जो सिंध का एक बड़ा बलोच कबीला है, उनकी वजह तस्मिया मकरान का इलाका बुलेदा है। दश्ती या दस्ती कबीला जो बाकसरत से सिंध और पंजाब में आबाद हैं, उनकी वजह तस्मिया तुर्बत का इलाका दश्त है। इसी तरह गशकोरी कबाइल की वजह तस्मिया ज़िला आवारान गशकोर बताया जाता है, जबकि सासोल, मग्स और लाशार के इलाके अभी तक मगरबी बलूचिस्तान में वाक़ हैं और तीनों कबाइल की वजह तस्मिया उनके बुनियादी इलाके हैं। इसके अलावा कराची के इलाके मलीर में कायम कदीम कब्रिस्तान, जिसे बलोच मकबरा कहते हैं,
اس بات کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ اس شہر کی آبادی بلوچ ہی ہوں گے۔ گبول جو کہ ایک معروف بلوچ قبیلہ ہے، اس قبیلے کے سردار کا یہ دعویٰ ہے کہ تقسیم ہند سے قبل کراچی کی اکثر جائیدادیں گبول قبیلے کی تھیں۔ موجودہ کراچی ایئرپورٹ بھی ان کی ذاتی زمین پر بنا ہوا ہے۔ کراچی کا مقدر اس وقت بدلا جب انگریزوں نے 1849 میں اس پر قبضہ کیا اور اسے ایک تجارتی شہر بنایا اور بہت سے ہندوؤں اور پارسیوں کو یہاں آباد کیا۔ چارلس نیپیر نے کراچی سے متعلق یہ رائے دی تھی کہ یہ مشرق کا عظیم الشان شہر ہوگا۔ پارٹیشن کے بعد اس شہر کی آبادی میں جوگ درجوگ اضافہ ہوا، جس کی وجہ یہ تھی کہ یہ نئی ریاست پاکستان کا دارالحکومت بنا اور شمالی ہندوستان سے لاکھوں افراد نے یہاں ہجرت کی، جس سے شہر کے ڈیموگرافکس تبدیل ہو گئے۔ کراچی پورٹ سٹی ہونے کی وجہ سے ملک کے مختلف حصوں سے لوگ روزگار کے لیے کراچی آئے، خاص طور پر خیبر پختونخوا سے، اور بہت سے لوگ اسے دنیا میں پشتونوں کا بڑا شہر سمجھتے ہیں۔ اردو اور پشتو بولنے والوں کی آمد کے بعد کراچی شہر کے مقامی ہونے کے دعوے دار بلوچ اور سندھی آج یہاں اقلیت میں تبدیل ہو گئے ہیں، لیکن اقلیت تبدیل ہونے کے باوجود کراچی آج بھی بلوچوں کا سب سے بڑا شہر ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہاں 25 سے 30 لاکھ بلوچ آباد ہیں۔ بلوچوں کی اتنی بڑی تعداد نہ کوئٹہ میں، نہ خضدار اور نہ ہی زاہدان میں آباد ہیں۔ دیگر بلوچ علاقوں کی نسبت کراچی بلوچوں کے لیے ایک اور لحاظ سے اس لیے بھی منفرد ہے کہ یہاں بلوچی کے تینوں لہجے مکرانی، رخشانی اور سلیمانی بیک وقت بولے جاتے ہیں۔ لیاری میں اکثر آبادی مکرانی بلوچی بولتے ہیں، جبکہ ساحل سمندر جیسے کہ مبارک ولیج اور ہاکس بے میں اکثر جھالاوان سے ہجرت کر کے مختلف قبائل آباد ہوئے، جیسا کہ ساسوالی، ساجدی، میروانی، سیاپاد وغیرہ۔ رخشانی بلوچی بولتے ہیں اور گبول قبیلہ سلمانی بلوچی میں بات کرتے ہیں۔